हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। अभी तक आप लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में जान गए हैं। अब आपको बाकी जो बचा है चलिए वो देख लेते हैं। ओम्स लॉ आ गया है, तो ओम्स लॉ क्या है, मतलब कि किसी भी सर्किट में जब कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पीछे क्या लॉ है, क्या कानून है, किस तरीके से चल रहा है, उसी वही ओम्स लॉ बताता है। तो ये कहता है, इसका स्टेटमेंट यही है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी फिक्स टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में बहेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो इसी को लिखा जाएगा कैसे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, यानी करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के। किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब टेम्परेचर जब फिक्स रहेगा तभी जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अब इससे हमको एक और क्या मिल जाएगा, तो यही पे आगे हम लोग को ये मिल जाएगा कि अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम है R। ठीक है, और इसको R को जो है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, रेजिस्टेंस है R, इसको कांस्टेंट बोला जाता है। ये कांस्टेंट है और इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब इसका डेफिनेशन भी आएगा रेजिस्टेंस का, तो उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं इसको फॉर्मूले में। ओम्स लॉ से क्या फार्मूला हमको मिल जाता है, I बराबर मिल जाता है V अपॉन R, चाहे आप कह लीजिए V इक्वल टू IR। ठीक है, दोनों सेम टू सेम फार्मूला है, अलग नहीं है, बस अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा ओम्स लॉ पे ये आपको मिल जाता है फार्मूला। इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट इसका बहुत जरूरी है याद करना आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कई बार। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये कहता है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस हो तो जैसे कि आप लोग यहाँ वर्ड से बन रजिस्ट एंस बन रहा है, तो रजिस्ट मतलब क्या, अपोज करना। तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करने का प्रॉपर्टी होता है उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब R इज इक्वल टू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पूछ जाते कि R क्या होगा किसी क्वेश्चन में, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक है ना, यहाँ से तीनों चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें अब ये ओम्स लॉ, ये रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये ओम है, ओम को, ओम है इसका ऐसा यूनिट, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे इसका ये यूनिट है। ठीक है ना। अब जैसे कि सभी यूनिट्स को जो है हम लोग डिफाइन करते हुए आए हैं, तो अब यहाँ पे आपको जो है 1 ओम का भी डिफिनेशन पूछ देगा कि 1 ओम क्या है, आप डिफाइन करिए। तो 1 ओम क्या हो जाएगा, तो फिर वही हमको वही फार्मूला लगा देना है इसमें कि अगर 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा हो, 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा हो किसी सर्किट में, तो आप बोलेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो रहा है। तो गलती बोल देखा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर में, तो वहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल है ओम्स लॉ पे, इस पे मेन ये इसका न्यूमेरिकल ही है। बस ये दो चीज पूछता है, एक रेजिस्टेंस पूछता है और एक ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल आ जाता है। तो चलिए न्यूमेरिकल पे ध्यान दे देते हैं थोड़ा, चलिए देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन आ गया है आपका, ये इस पे ओम्स लॉ पे क्वेश्चन लगाना है आपको। तो इसमें क्या देखिए, क्या क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अच्छा करंट भी दे दिया। देखिए यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब एम्पियर मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, और 0.1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका आपको फिर से याद दिला देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन। अब यूनिट आपको याद रहेगा तो आपको पता चलेगा क्या 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 चीज दिया हुआ है। तो देखिए, जब 2 एम्पियर, सबसे पहले चीज हमारा 2 एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, करंट को 2 I से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा I इक्वल टू 2 है। और देखिए वहाँ वोल्ट लिखा हुआ है 0.1 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है, V का। तो ये कितना दिया हुआ है, 0.1 V दिया हुआ है, वोल्ट मतलब V। ठीक है, आपको क्या निकालना है, R निकालना है। ये तो बहुत सिंपल सा था। तो आप लोगों को फार्मूला जैसे कि याद हो गया, अगर नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। V इक्वल टू IR आपको फार्मूला आता है ओम्स लॉ से, तो यहाँ से आपको निकालना है R। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तब ना वैल्यू रखते हैं। फार्मूला याद रखिए हमारा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है,
तो सबसे पहले फार्मूला बना लिया, क्या आ गया, आर बराबर वी अपन आई आ गया। अब इसमें निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। वी कितना है, 0.1 है और ये है 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, ओम में। देखिए कितना इजी से आ गया है। ठीक है, सॉल्व आ गया सबको। अच्छा चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन 2 आ गया है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आयरन है जो कि कितना का करंट ड्रॉ कर रहा है, 3.4 एम्पियर का 220 वोल्ट सप्लाई लाइन दिया हुआ है। ठीक है, जो कुछ भी दिया हुआ है, तो इसमें सबसे हमारा मेन काम यही ना होता है कि गिवन हम लोग सबसे पहले लिख लें। न्यूमेरिकल हमारा एकदम इजी आ जाता है जब आप लोग गिवन लिखना आ जाएगा आप लोग को। ठीक ना, देखिए बहुत इजी भी है, जो चीज दिया हुआ उसी को लिखना, वही तो गिवन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, करंट है, करंट मतलब क्या, आई, आई ही तो दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है, 3.4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो वोल्ट मतलब क्या हुआ, वी ही तो दिया हुआ है ना, ये तो और आसान होता है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है व्हाट करंट विल दिस आयरन ड्रॉ। अच्छा, इसमें बोल रहा है फिर से कितना करंट बहेगा अगर 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में। अच्छा, दो वोल्टेज दे दिया तो इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, और करंट भी पूछा है इसको भी 1 मान लेते हैं। आपको I2 पूछा है, मतलब कि मान लीजिए V2 आपका दिया हुआ है 110 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, तब पूछा है कि I2 कितना होगा। तो ये हम लोग I निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको R मालूम हो तो हम लोग निकाल सकते हैं I। क्यों, क्योंकि I बराबर क्या होता है, V अपन R होता है, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपन R होता है। तो अगर R हम लोग को मालूम चल जाए तब तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो अभी R कहाँ से मालूम चलेगा, इसीलिए तो ये दिया हुआ है, यहाँ से R मालूम चल जाएगा। तो R वाला हम लोग फार्मूला लाएंगे, R बराबर क्या हो गया, V अपन I हो जाएगा। तो V हमारा कितना है, V1 I1 हो जाएगा। तो V1 हमारा कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, I दिया हुआ है 3.4। तो यहाँ से हमारा जो है आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा, R बराबर आ जाएगा 64.7 ओम आ जाएगा R बराबर। ठीक ना, ये आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 3.4 से 220 का। तो अभी R आ गया है, हम लोग बस ये R का वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे और हमारा I2 निकल आएगा। देखिए बहुत आसान है। I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V2 अपन R। अच्छा, V2 हमारा कितना है, 110 है, R हमारा आ गया 64.7। फिर से आप लोग को एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ एम्पियर में आएगा आंसर, कितना एम्पियर आ जाएगा, 1.7 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इसमें देखिए मैंने I1 V1 लिखा, I2 V2 लिखा, लेकिन R के आगे न 1 लिखा न 2 लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है, ये बोला था क्या है, कांस्टेंट होता है, तो वो तो बदलेगा नहीं कांस्टेंट कभी। ठीक है ना, तो ये इसीलिए इसको 1 या 2 नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए इतना आसान से आ गया है आपका। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस आ गया है, तो एक और वर्ड आ जाता है आपका रजिस्टर। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हम लोग को ये छूट रहा था टॉपिक, मतलब V यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। इसमें क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, तो इसीलिए आपको बता देना जरूरी था ये। तो इसमें आप लोग देखिए ओम्स लॉ में यही तो हम लोगों ने पढ़ा कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। तो आप लोग ये कभी भी ध्यान रख लीजिए, आप लोग कहीं भी जिंदगी में कभी भी लाइफ में आप लोग को ये यूज करना है, कोई भी अगर वैल्यू किसी भी दूसरे चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि जितना V का वैल्यू होगा उतना ही I का वैल्यू होगा, उसी के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। जैसे मान लीजिए अगर V का वैल्यू 0 हो गया तो I का भी वैल्यू 0, माना V का वैल्यू 1 है तो इधर I का भी वैल्यू कुछ हो जाएगा, इधर V का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही I का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। ये देखिए क्वेश्चन एक दे दिया थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में मैंने आप लोग को, कि ये देखिए ये दिया हुआ है इधर, ये एम्पियर्स में आपको करंट दिया हुआ 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये आपका वोल्ट दिया हुआ है इधर। अब आपसे पूछ दिया है कि इसमें जो R है वो निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है, V और I का जो रेशियो होता है उसी को तो R बोलते हैं ना, और ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट मान लिया था हमने। तो R आप लोगों को निकालना है, तो R चलिए हम लोग जो लास्ट पॉइंट पे निकाल लेते हैं। E का वैल्यू कितना है, E पे जो है I का वैल्यू कितना है 0.4 है, और ये V का वैल्यू कितना है। अच्छा, ये थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है, SM के बुक में
कि ये R का वैल्यू दिया हुआ है 6.8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 17 4 68 होता है, तो ये 17 ओम एम्पियर आ जाएगा इसका। किसी भी पॉइंट में निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग किसी भी पॉइंट पे निकाल लेंगे, V और I का रेशियो वही रेजिस्टेंस हो जाएगा, कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना था वो ये था कि रेजिस्टेंस है तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हर अलग अलग होता है। अब जैसे कि रेजिस्टेंस बोला मैंने कांस्टेंट है एक कंडक्टर के लिए, तो अब एक ही टाइप का रेजिस्टेंस हम लोग सब जगह लगा नहीं सकते। मान लीजिए किसी में हम लोग को ज्यादा का रेजिस्टेंस चाहिए, किसी में कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो वो जो है आपका मटेरियल बदलने पे चाहे कुछ और चीज बदलने के पे होगा। तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो चीज हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो है चार चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब चार चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को डिफर कर सकती हैं, उसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहला चीज है कंडक्टर का लेंथ। कंडक्टर मतलब कि वायर, आप लोग समझिए। नॉर्मली कंडक्टर मतलब आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सके उस सब्सटेंस को कंडक्टर कहते हैं। सिंपली आप लोग समझिए वायर। तो वायर का जो लेंथ होगा, लंबाई, वो आपको इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। मतलब जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के, कंडक्टर के लेंथ के, वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। दूसरा चीज है हमारा कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का, वो कैसे है, एरिया उसका क्रॉस सेक्शन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। और क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन मतलब होता है जो वायर का चौड़ाई होता है ना, गोल गोल, मान लीजिए ये वायर का इतना गोल है, तो इसी को, ये जो एरिया है ना ये सर्कुलर वाला, इसी को क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा टर्म है, ये फिजिकल टर्म है, इसीलिए इसको क्रॉस सेक्शन है, ठीक। आगे आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा उसको लोड नहीं लेना है, आप लोग बस एरिया से मतलब रखना है कि एरिया है। तो सर्कुलर वायर, अधिकतर कंडक्टर जो हमारा सर्कुलर वायर है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो एरिया हम लोग सर्कल वाला ही लेंगे। क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, चाहे डायमीटर होता है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक। तो और तीसरा चीज क्या है, टेम्परेचर। हाँ, तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस जो है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। और नेचर ऑफ मटेरियल है, ठीक। मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मतलब कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कॉपर में एकदम अच्छे से, कॉपर का जो वायर होता है एकदम अच्छे से करंट फ्लो होता है। लेकिन जो नाइक्रोम का वायर होता है जो कि यूज होता है आपका हीटर में, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन में, तो उसमें देखिए करंट तो फ्लो होता है और गर्म होता है, फिर भी वो जो खराब नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, इन सब ये जो चीज दिया हुआ है इससे हमको एक और चीज आ जाता है, एक और वैल्यू आ जाता है। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यही तो होगा ना। और फिर वही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये फिजिक्स का रूल है। क्या कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये क्या है, रो है। और इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस से आया है रेजिस्टिविटी, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है। अगर 1 मीटर रॉड हो और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हो तो उसका ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक ना। अच्छा, अब ये रो आ गया है तो जैसे आर एक कांस्टेंट था, उसका भी यूनिट ओम था, और उसको किससे, ओम था, ओम ऐसे लिखा जा रहा था और इसको डिनोट ओम से किया जा रहा था। वैसे अब रो आ गया, ये भी एक कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, तो इसका भी एक वो होगा, यूनिट होगा। क्या यूनिट हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा ये। अच्छा, ये यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, देखिए कैसे। आर रो निकालना है ना हमको, रो बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, और लेंथ नीचे आ गया, ठीक। तो अब बताइए एरिया मीटर स्क्वायर में आता है और आपका आर क्या है, ओम में है, और लेंथ आपका मीटर में है। तो देखिए मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर नहीं बच गया। देखिए ये चीज तो है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये है आपका चीज, ठीक है। ये आपका एक आ गया नया वर्ड है, ठीक। अच्छा, इस पे रेजिस्टिविटी हो गया। अब इस पे भी देखिए न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। देखिए इसमें मेन ज्यादातर है न्यूमेरिकल ही है।
इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हमको सब आ गया ये चैप्टर। थोड़ा कुछ डिफिनीशन है वो आप लोग नोट्स में लिखा हुआ है, वो आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं फटाफट। आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब इस पर हम लोग रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन है, इसको लगा लेना है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कॉपर वायर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है उसका, और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। चलिए फटाफट हम लोग नोट कर लेते हैं गिवन क्या है, गिवन नोट कर लेते हैं, ठीक। अरे क्या निकालना है वो अपने आप पता चल जाता है, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ आपका, देखिए डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। तो अब बताइए डायमीटर किस लिए दिया हुआ है, अभी बताया मैंने आपको। जब डायमीटर दिया हुआ है तो किसका बात करना है, एरिया की बात करना है, एरिया निकलेगा हमको इससे। अच्छा एक और खास बात ये ध्यान देना, आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि यूनिट हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड में लेते हैं, स्टैंडर्ड में। ये देखिए जो डायमीटर दिया स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मिलीमीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट किसका है, डिस्टेंस का या लेंथ का। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। तो इसको मीटर में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तभी ना होता था मीटर। तो 1/1000 मतलब क्या हो गया, 10 - 3 मीटर। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग ये चीज पढ़े हुए हैं। 10 का मल्टीप्लाई हो गया और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 10 - 4 हो गया है, ठीक। अब चलिए यहीं पे अब आगे बढ़ने पर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाता है, अगर डायमीटर दिया हुआ हो तो πd² 4 हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है ना, और πd² 4 भी होता है, ठीक। तो हम लोग इसी पे रख लेते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ, आर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो पाई का वैल्यू, अगर देखिए पाई का वैल्यू हम लोग को 22/7 रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है जो कि कटने वाला नहीं है 7 से। तो 3.14 डायरेक्ट रख लेते हैं हम लोग। पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, d² यानी 5 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है आप लोगों को कर लेना है। ये 3.14 इंटू क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25/4 6.25 हो जाएगा, और इंटू 10 के पावर ये -4 है, 4 2 जाए 8 हो गया, तो -8 हो गया, ठीक है। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ये आंसर कुछ आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग 19.625 इंटू 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। ये देखिए आपका एरिया आ गया है। और गिवन क्या है देख लेते हैं। ये क्या है, एक और पार्ट है इसका, और बता देते हैं। ए वाला पहले लगा लेते हैं। इसमें पूछा व्हाट विल बी द लेंथ। देखिए ये तो क्वेश्चन है ना, लेंथ निकालना है, मतलब कौन सा फार्मूला लगाना है, R = ρl/a वाला लगाना है फार्मूला। तो उसमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। अच्छा इधर रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, देखिए उधर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर बराबर 10 ओम दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा मालूम है, आप लोगों को मालूम है आर बराबर ρl/a होता है, ρl/a। अच्छा रो और एल में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा सा एल थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है। तो ρl/a ये फार्मूला मालूम है, हम लोग को निकालना क्या है, एल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाते हैं तब तो वैल्यू रखते हैं ना। तो चलिए फार्मूला बनाएंगे, एल निकालना है तो बाकी सब इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ए इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में रो तो इधर नीचे आ जाएगा। तो r × a/रो ये तो होगा ना, बराबर एल आ गया हमारा। अब इसमें हम लोग वैल्यू सारी रख देंगे, ये दिया हुआ है तीनों, और आंसर आ जाएगा हमारा। कुछ नहीं है इसमें, r बराबर 10, a बराबर 19.625 इंटू 10 के पावर -8, और क्या रो यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -8। अच्छा ये देखिए 10 के पावर -8 10 के पावर -8 ऊपर नीचे दोनों है, कट गया, खत्म कहानी इसका। अब ये इधर इसका डेसिमल हटा लेते हैं, आप लोग आसानी हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अच्छा अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे वाला डेसिमल हट जाएगा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1962.5/16। और ये लेंथ आप लोग का आ जाएगा कुछ, ये आप लोग निकाल लीजिएगा 122.65 मीटर आ जाएगा आप लोग का ये आंसर, ठीक है। ये आ गया आप लोग का लेंथ, बहुत इजी है। देखिए पहले गिवन निकालिए, लिख लीजिए, उसके बाद से हमको जो पूछता है उसका फार्मूला निकाल लीजिए, फिर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बी पार्ट में कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर हमने डायमीटर डबल कर दिया। डबल
डायमीटर डबल मतलब कि 2 टाइम्स कर दिया। तो ये कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस पूछा है तो ये हम लोग फैक्टर जो इफेक्ट हो रहा था उस वाले से निकालते हैं कि आर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब ये एरिया वाला क्यों लिए हैं, क्योंकि डायमीटर किस में आता है, एरिया में ही तो आता है ना, एरिया में तो डायमीटर आता है ना। तो एरिया की जगह अगर हम तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आर जो है डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, तो बाकी बचा डी स्क्वायर, तो उसी का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर डबल कर दोगे, डायमीटर डबल मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। आर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 गुना नहीं बढ़ेगा, ये नीचे हो ना 1/4 होगा, क्या हो जाएगा, आर जो है 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 4 ओम पहले था तो 1 ओम हो जाएगा। जितना मतलब डायमीटर जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का, उसके स्क्वायर के गुना जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डबल किया था, अगर ट्रिपल कर देते तो क्या हो जाता, ट्रिपल कर देते तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 1/9 टाइम्स घट जाता। कैसे, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 1/9 आ जाता है, आर बराबर 1/9 आ जाता है। कुछ भी वैल्यू आप रख के कर सकते हैं। अगर 4 गुना कर देते तो क्या हो जाता, 4 गुना कर देते तो 1/d स्क्वायर यानी 1/4 स्क्वायर यानी 1/16, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 टाइम आर जो है कम हो जाता है। 1/16 मतलब क्या, कम हो रहा है, अगर डायरेक्टली होता तो बढ़ जाता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको मैं आपको ग्रुप में जो है भेज दूंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लगाने हैं सबको और ग्रुप में डालने हैं। कोई लगा नहीं रहा है क्वेश्चन, ना कोई ग्रुप में डाल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे को कि आप लोग पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ नोट्स के साथ, आप लोगों को लगा के फिर वापस ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए और पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा, अगला टॉपिक जो है कल आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।